अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर यानी कवापैमा को इस्तेमाल करके दिए गए बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत या इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने का जो तरीका है वो पढ़ने वाले हैं। ये कवापैमा का तीसरा और आखिरी इस्तेमाल है जो हम लेबॉर्ट्री में आमतौर पे उसको यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप नज़र डालिए उस सर्किट डायग्राम पर जिसको इस्तेमाल करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी अंदरूनी मज़ाहमत को मालूम करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर अभी जो नज़र आ रहा है तो ये सर्किट डायग्राम है जो इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। ओके, आइए अब हम इस सर्किट डायग्राम जो है इसको डिटेल्स में समझते हैं और इसका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये एक लंबा तार है जिसकी लंबाई काफ़ी लंबी है। मतलब ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, कितना भी लंबा आप तार ले सकते हो। अब इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इस जगह पर एक ड्राइविंग सेल जो है वो जोड़ा है। इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव पॉइंट ए को और नेगेटिव पॉइंट बी को जोड़ा गया है। ये हमारा ड्राइविंग सेल है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्राइविंग सेल और इसकी जो ईएमएफ है वो E0 है मान लो। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है इसलिए इस जगह पर 0 पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ये हो गया कवापैमा यानी पोटेंशियोमीटर का बेसिक जो डिज़ाइन है वो इतना है। अब हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको जिस बरकी खाने का मालूम करना है उसको हम पॉइंट ए के साथ जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि इस जगह पर ये मैंने एक बरकी खाना लिया जिसका ईएमएफ E1 है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए के साथ जोड़ेंगे। ये चीज़ आप याद रखो, जहाँ पर ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव जोड़ते हैं वहाँ पर ही उस सेल का भी पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर ये भी ध्यान में रखो कि इसका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस बरकी खाने का वो स्मॉल r है। उसको ऐसा भी बता सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख के बता सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इस बरकी खाने के यानी जिसका अंदरूनी मज़ाहमत हमको मालूम करना है उस बरकी खाने के साथ में मुतवाज़ी अंदाज में एक मज़ाहमत कैपिटल R जोड़ देंगे। ओके, लेकिन इसके साथ में पहले यहाँ पर एक की लगा देते हैं। इस जगह पर हम लोग एक की लगाएंगे। ओके, यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये एक की है और ये वाला जो टर्मिनल है दोनों भी ये आपस में कनेक्ट करके इस कॉमन टर्मिनल के साथ में एक गैल्वानोमीटर जोड़ेंगे और उसके साथ में निकला हुआ जो तार है तो वो एक जॉकी होगा। ओके, यानी बेसिकली जो सर्किट डायग्राम अभी कुछ देर पहले आपने देखे थे वो सर्किट डायग्राम बेसिकली ऐसा है। ओके, इस तरीके से है और ज़ाहिर ये जॉकी का जो तार है इसको हम इस्तेमाल करेंगे बैलेंसिंग लेंथ मालूम करने के लिए। अब आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट को जो 2 अलग अलग मरहलों में जो हम किया करते हैं उसका तरीका पहले आप एक बार समझ लो। देखो सबसे पहले हम इस की को ऑफ रखेंगे। ओके, आप देखो अगर ये ऑफ है तो ऑफ होने का मतलब ये रहेगा कि ये जो R है ये सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पर एक कनेक्शन टूट जाएगा उसका। तो जो भी करंट फ्लो होना है वो सिर्फ E1 में से गुजरेगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तार को लेकर इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तवाज़ुनी लंबाई जो है वो मालूम कर लेंगे। मान लो कि ये नुक्ते एतदाल हमको यहाँ पर मिला यानी नल पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट ये जो लेंथ है तो ये मान लो कि L1 है। ओके, आप याद रखो, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये की को ऑफ रखे। इसको ऑफ रखने का मतलब ये है कि इस R को हमने सर्किट में शामिल ही नहीं करे, इसको बाहर कर दिए। जब आप इसको बाहर कर देंगे तो उस वक्त जो भी करंट फ्लो होगा वो सिर्फ इस बरकी खाने में से होगा। तो बरकी खाने में से जो करंट फ्लो होगा उसके लिए हमने पहले नल पॉइंट यानी N1 और बैलेंसिंग लेंथ यानी तवाज़ुनी लंबाई L1 नोट करें। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो, कवापैमा का जो उसूल है उसके मुताबिक यहाँ पर E1 बरकी खान E1 जो EMF है उसके लिए तवाज़ुनी लंबाई हमको L1 मिली। इसलिए अगर हम कवापैमा का उसूल इस्तेमाल करते हैं तो हमको फॉर्मूला मिलेगा E1 प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर, यानी तवाज़ुनी लंबाई के लिए तवाज़ुनी लंबाई के साथ में
बरकी कवा या ईएमएफ जो है वो रास्त तनासुब में होगा। तो ये हमारा कवा-फेमा का उसूल था। तो कवा-फेमा के उसूल के मुताबिक E1 प्रोपोर्शनल टू L1 आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, यह आ जाएगा E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, क्लियर। तो ये था इस तजुर्बे का पहला मरहला, यानी पहली स्टेप। अब हम इसकी सेकंड स्टेप पर आते हैं। देखो, सेकंड स्टेप के अंदर हम एक काम करेंगे, ये जो की है इस की को ऑन कर देंगे, यानी इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही इसको प्रेस कर दिए तो ये हो गई ऑन। अब ऑन होने का मतलब ये है कि जो करंट पहले सिर्फ E1 में से गुजर रहा था, अब वो करंट R में से भी जाएगा, मतलब दोनों में से जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अब करंट इस पॉइंट पर डिवाइड होने वाला है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जब करंट इसमें से भी फ्लो होना है तो इसका मतलब इसके अतराफ में उस करंट की वजह से यहाँ पर बरकी कवा पैदा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो बरकी कवा पैदा होगा इसके अक्रॉस में, सपोज करो कि वो V है। ओके, ओहम के कानून के मुताबिक वैसे भी आप लोग याद रखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ये जो करंट I यहाँ से गुजरा, तो R में से जब ये करंट गुजरेगा तो यहाँ बरकी कवा V तैयार होगा। तो ये जो V बरकी कवा यहाँ पे तैयार हुआ, इसके लिए अब हम वापस गैल्वेनोमीटर और फिर ये जॉकी का जो तार है इसको इस्तेमाल करेंगे और अब हम देखेंगे कि अब नल पॉइंट हमको क्या मिलता है। तो आप लोग याद रखो, इस सूरत में क्योंकि बरकी कवा के लिए बरकी कवा जो है वो ईएमएफ से कम होता है, इसलिए जो नल पॉइंट है वो हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर हालत में जब जॉकी को आप इस्तेमाल करोगे, मान लो कि ये जॉकी का तार है, तो आप इसको जब इस्तेमाल करोगे आपको नल पॉइंट N2 मिलेगा लेफ्ट साइड में इधर जाते हुए। ओके, और ये जो तवाज़ुनी लंबाई है ये मिलेगी L2 जो कि L1 से छोटी होगी। ओके, क्लियर। अब आप लोग देखो, इस मर्तबा हम लोगों ने जो तवाज़ुनी लंबाई है, ये जो नल पॉइंट N2 जो मालूम करे, वो इस वोल्टेज के लिए किए, इस बरकी कवा के लिए। इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। R जोड़ने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप का ये तैयार हुआ है। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप या बरकी कवा के लिए तवाज़ुनी लंबाई L2 मिली है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर हालत में या इस मरहले में जो कवा पैमा का उसूल हमारे पास होगा वो होगा V प्रोपोर्शनल टू L2। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले हमने जब इसको ऑफ रखे थे तो हमको E1 मिला था, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 थी। जब हमने इसको ऑन कर दिए तो E1 के साथ में अब R जुड़ गया और पोटेंशियल जो है वो R के अक्रॉस में ड्रॉप हुआ, इसलिए उस पोटेंशियल के लिए तवाज़ुनी लंबाई L2 मिली। V प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा। अब ये साइन आप लोग हटा लो, यह आ जाएगा V इज इक्वल टू K इंटू L2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, क्लियर। तो ये था यहाँ पर, इस तरीके से हमको दो अलग अलग मरहलों के अंदर दो अलग अलग मसावतें मिल गई। ठीक है, अब मैं ये सर्किट डायग्राम यकीनन आपने बना लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप लोग। और अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो दो मसावतें हमारे पास है, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, इसमें से हम इन दोनों का तनासुब निकाल लेते हैं। 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मसावत 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा E1 अपॉन V, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर लिए, इज इक्वल टू राइट साइड को भी वैसे करना पड़ेगा। यह आ जाएगा KL1 अपॉन KL2। ओके, चलो अब हम जैसा देख रहे हैं राइट साइड में K है, ऊपर भी K है, नीचे भी K है, तो K से K कट जाएगा और एक सिंपल सा फॉर्मूला हमको मिलेगा E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, मान लो कि ये मसावत नंबर 3 है। चलो अब हम एक बहुत ही ख़ास इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जिस ख़ास इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ की जनरल इक्वेशन। अब ओहम का जो कानून है, अगर हम उसकी आम मसावत यानी जनरल इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो उसका ये कहना है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है इक्वल I इंटू R प्लस कैपिटल R के। अब ये यहाँ पर याद रखो कि अगर मैं ईएमएफ लेता हूँ तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, I यानी बरकी रहो, और ब्रैकेट में जो मज़ाहमत लेंगे तो मजमूई मज़ाहमत लेना पड़ेगा, यानी अंदरूनी मज़ाहमत भी और पूरे सर्किट की बैरूनी मज़ाहमत भी। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर E की जगह पर लेना पड़ेगा E1 इस पर्टिकुलर जगह पर,
तो हम E1 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ओहम के कानून की जो ओहम के कानून का जो ज़ाब्ता है बरकी कवा के लिए, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आ जाएगा V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि बरकी कवा जो है सिर्फ बैरूनी मज़ाहमत के अतराफ़ होगा, तो V इक्वल टू आएगा आई आर, और जनरल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ है E1 इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर आप यहाँ ला के रखोगे। ओके, यानी इन दोनों जो कीमतों को उठाकर मसावत नंबर 3 में, ये जो थर्ड इक्वेशन जो हमारे सामने दिख रही है, इसमें हम इसको ला के रख देंगे। तो देखो ये क्या हो जाता, आई इन ब्रैकेट आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय वी, और वी की जगह पर क्या आएगा, आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, तो ये है यानी इस तरह से हमने ओहम के कानून को इस्तेमाल करके, यानी उसकी मसावतों को इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे बढ़ा लेते इसको थोड़ा सा। अब आप देखो ये आई से ये आई कट जाएगा। ओके, और इनको कट करने के बाद जो चीज़ बची है उसको लिख लेते हैं। यह आ जाएगा आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब इस आर को दोनों इसमें डिवाइड कर लेते तो यह आ जाएगा आर बाय कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। देखो बराबर आप लोग हर स्टेप को बराबर नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब अगली स्टेप में ऐसा हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर बाय आर, ये आर से आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है। और अब ये 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो जब हम इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सब बराबर स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाओ। कैपिटल आर बाय स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू, इस +1 को उधर अगर भेज दिया जाए तो ये आएगा L1 बाय L2 माइनस 1। ओके, और अब आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप के अंदर आप कैपिटल आर को उधर शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट स्मॉल L1 बाय L2 माइनस 1। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इसको यूज़ करके हम किसी भी बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसका मतलब कंप्लीट ये फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं, और उसका जो सर्किट डायग्राम है उस पर से पूरी डिटेल्स को आप बराबर ध्यान में रखिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है बरकी कवा मालूम करने का जो आला होता है, जिसे ओल्ट मीटर कहते हैं। तो ओल्ट मीटर और EMF मालूम करने का जो आला है यानी पोटेंशियोमीटर, इन दो लोगों में हमको मवाजना करना है। ओके, तो अब इन दोनों में क्या मवाजना हो सकता है, तो उसको आप एक बार समझ लो। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर दो ऐसे खाने बनाकर अलग अलग, एक में अगर मैं लेता हूँ वोल्ट मीटर, ओके, और एक तरफ हम ले लेते हैं कवा पैमा यानी पोटेंशियोमीटर, तो अब इन दोनों तरफ क्या पॉइंट्स आएंगे, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या होंगे, तो वो आप लोग समझ लो। देखो, सबसे पहले 2 पॉइंट मैं ओल्ड मीटर के फेवर वाले बताता हूँ, यानी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ओल्ड मीटर बेहतर है। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखो, ओल्ड मीटर जो है उसकी साइज़ स्मॉल होती है, यानी छोटी साइज़ का होता है, और छोटी साइज़ का होने की वजह से ये पोर्टेबल होता है, मतलब आप उसको कहीं पर भी लाना ले जाना कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया ओल्ड मीटर का एक प्लस पॉइंट। अब अगर ये प्लस पॉइंट है तो फिर पोटेंशियोमीटर का निगेटिव पॉइंट हमको बताना पड़ेगा। तो आप याद रखो, इसके यानी ओल्ड मीटर के मुकाबले में कवा पैमा काफ़ी लार्ज साइज़ वाला होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन पोर्टेबल होता है। नॉन पोर्टेबल का मतलब है इसको लाना ले जाना ज़्यादा आसान नहीं होता। ओके, तो पहला पॉइंट ओल्ड मीटर के फेवर में लिखे, और इसीलिए ये इसका नेगेटिव पॉइंट बन गया कवा पैमा का। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो फिर से ओल्ड मीटर का एडवांटेज है, और वो ये है कि आप ओल्ड मीटर को इस्तेमाल करके डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब रहेगा आप इसको बराह रास्त इसको इस्तेमाल करके पैमाइश कर सकते हैं, यानी आप ओल्ड मीटर किसी सर्किट में लगाओ, आपको बरकी कवा डायरेक्ट मिल जाएगा, बरकी कवा की डायरेक्ट कीमत आपको मिलेगी। ओल्ड मीटर का ये फ़ायदा है। ओके,
लेकिन कवाफेमा का ये ड्रॉबैक बन जाएगा, कवाफेमा के टाइम पर आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसके ज़रिए आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। ओके, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये है कि इसमें बरकी कवा या ईएमएफ जो है वो लंबाई की शक्ल में आपको उसको पैमाइश करना पड़ेगा, लंबाई के साथ मवाजना करके। जाहिर है जब आप बरकी कवा या ईएमएफ को गिन रहे हो और वो भी लंबाई के रूप में गिन रहे हो, इसका मतलब ये डायरेक्ट मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये कैलिब्रेटेड हमको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये दोनों पॉइंट ओल्ड मीटर के फेवर में थे और पोटेंशियोमीटर के अगेंस्ट में थे। अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, अब तीसरा पॉइंट पोटेंशियोमीटर के फेवर में जाएगा और ओल्ड मीटर का वो ड्रॉबैक रहेगा। आप याद रखो, आप कवाफेमा को यूज़ करके किसी भी सेल का ईएमएफ गिन सकते हैं। ओके, कवाफेमा को इस्तेमाल करके आप बरकी कवा तो गिन ही सकते, बरकी कवा के साथ साथ आप उसका ईएमएफ भी गिन सकते हो। आप ओल्ड मीटर को यूज़ करके ईएमएफ को नहीं गिन सकते। ओके, इसके ज़रिए ईएमएफ को गिन सकते हैं, ओल्ड मीटर के ज़रिए ईएमएफ को नहीं गिना जा सकता। ओके, इसके बाद नंबर 4, चौथा पॉइंट भी कवाफेमा के फेवर में है, मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर जो है तो इसके फेवर वाला पॉइंट। आप लोग याद रखो, किसी भी बरकी खाने की इंटरनल रेजिस्टेंस यानी अंदरूनी मज़ाहमत वो हम मालूम कर सकते हैं। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसी भी सेल की, अंदरूनी मज़ाहमत जो है उसको हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अंदरूनी मज़ाहमत जो है, इसको हम ओल्ड मीटर के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, तो इस तरह से ये इसके 2 फ़ायदे या 2 एडवांटेजेस और ये इसके 2 ड्रॉबैक्स। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं ये शुरुआत के पॉइंट्स जो हैं वो मिटा देता हूँ। अब आप देखो, अगला पॉइंट जो आपको देखना है, इसमें नंबर 5 दोनों साइड में पोटेंशियोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप याद रखो, अगर आपने पोटेंशियोमीटर का तार लंबा अगर लिए, जितना ज़्यादा आप इसकी लंबाई बढ़ाओगे तार की, उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। ओके, लेकिन ओल्ड मीटर की सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी को आप बढ़ा नहीं सकते। जो भी उसकी यानी कंपनी की तरफ से ओल्ड मीटर जैसे जितना सेंसिटिव या जितना एक्यूरेट बन गया वो उतना ही रहेगा, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जबकि पोटेंशियोमीटर का तार जितना ज़्यादा आप लंबाई उसकी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी और उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, तो ये था मामला 5वां पॉइंट का। जाहिर है 5वां जो पॉइंट है वो भी पोटेंशियोमीटर के फेवर में है और ओल्ड मीटर के अगेंस्ट में है। इसके बाद छठा पॉइंट दोनों साइड का, छठा पॉइंट जो है वो भी पोटेंशियोमीटर के फेवर में जाएगा। वो पॉइंट ये है कि इसका मतलब कवाफेमा का लीस्ट काउंट, ओके, जिसे उर्दू में अकल शुमारा कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। लीस्ट काउंट बहुत ही कम होता है और इसीलिए आप इससे बहुत मामूली से मामूली बरकी कवा की पैमाइश कर सकते हो, यानी जितना भी छोटे से छोटा बरकी कवा, बल्कि 10 का पावर -6 वोल्ट तक आप इससे गिन सकते हो, इतना छोटा बरकी कवा। ओके, पोटेंशियोमीटर के जरिए बिल्कुल एक्यूरेटली गिना जा सकता है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। ओल्ड मीटर का मामला वैसा नहीं है, ओल्ड मीटर का लीस्ट काउंट इतना कम नहीं है और इसीलिए उसके ज़रिए आप इतने छोटे बरकी कवा की पैमाइश नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से टोटल मिलाकर मैंने 6 पॉइंट्स आपके सामने अभी डिस्कस किया और ये 6 पॉइंट में से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो पोटेंशियोमीटर को फेवर करते हैं, 4 पॉइंट जो है वो ओल्ड मीटर के अगेंस्ट में है और शुरुआत के जो 2 पॉइंट थे वो ओल्ड मीटर के फेवर में है और पोटेंशियोमीटर के अगेंस्ट में है। तो जिस तरह का भी सवाल हो, यानी एग्ज़ाम में जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए आप उसको इस अंदाज में जो है बयान कर सकते हैं। ओके, तो ये था मामला पोटेंशियोमीटर और ओल्ड मीटर के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क का, मतलब जो अलग अलग जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आप इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब
हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि पोटेंशियोमीटर को लेबॉर्ट्री में ये जो अभी इस्तेमाल हमने देखे, इन इस्तेमालों के अलावा भी और कई इस्तेमाल हैं जिसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो पहला इस्तेमाल है जो अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है वोल्टेज डिवाइडर का। ओके, वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर जो है उसे हम उर्दू में बरकी कावा का तकसीम कार कह सकते हैं। ओके, तो अब हम वोल्टेज डिवाइडर्स अरेंजमेंट कैसा करेंगे, तो उसके लिए आप ये सर्किट डायग्राम को एक नज़र आप देख लीजिए। आप देखिए इस सर्किट डायग्राम के अंदर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो है ये कवा पैमा का तार है, और ए और बी के दरमियान में किसी जगह पर पॉइंट पी है। ए से लेकर पी तक की लंबाई L1 है और उसका जो बरकी कवा है वो है V1, और वैसे ही पॉइंट पी से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो L2 है। ओके, ये जो L2 जो लंबाई होगी तो एक्चुअली इसकी कीमत होगी कैपिटल L माइनस L1 के बराबर। कैपिटल L पूरी लंबाई है, ओके, उसमें से माइनस कर दो आप L1 को, तो ये यहाँ की यानी L2 की कीमत हो जाएगी। तो क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता पूरे तार के ऊपर, इसलिए हम इसको वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला इस्तेमाल। अब आप देखिए इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो है ऑडियो कंट्रोल के अंदर। ऑडियो कंट्रोल यानी आवाज़ को कंट्रोल करना। तो आप देखिए जो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर जो होते हैं तो उनको हम लो पावर ऑडियो सिस्टम्स के अंदर ऑडियो कंट्रोल करने के लिए यानी आवाज़ का लेवल कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो इस्तेमाल होता है पोटेंशियोमीटर का वो होता है एज ए सेंसर। उर्दू में इसे हिस्कार कहते हैं। हिस यानी महसूस करने वाला। तो हिस्कार का मतलब ये होगा कि आप एक स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर लो और उसका जो स्लाइडर है उसके साथ में आप किसी मशीन का वो वाला पार्ट जोड़ दो जो मूवेबल है, जो हरकत में है। तो जैसे जैसे वो मूवेबल पार्ट हरकत करेगा वैसे वैसे वो स्लाइडर भी यानी हरकत करेगा, और उस लिहाज से रीडिंग्स जो है वो बदलती जाएंगी। तो हम स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके जो है एज ए सेंसर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मामला पोटेंशियोमीटर के वो वाले इस्तेमालों का जिसको आप मार्केट वाले इस्तेमाल कह सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोटेंशियोमीटर के ये तीनों इस्तेमाल जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ध्यान में आ गए होंगे। आइए अब हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, कुछ ख़ास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दो बरकी खानों की EMF बिलतरतीब 1.5 वोल्ट और 2.0 वोल्ट हैं। अगर पहले बरकी खाने के लिए कवा पैमा के तजुर्बे में तवाज़ुनी लंबाई 125 सेंटीमीटर हासिल होती हो तो दूसरे बरकी खाने के लिए तवाज़ुनी लंबाई मालूम कीजिए। ओके, इंग्लिश में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द EMF ऑफ टू सेल्स आर 1.5 वोल्ट एंड 2.0 वोल्ट। दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन potentiometer experiment, and for the first cell we get a balancing length of 125 centimeter. Calculate the balancing length for the second cell. देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। आप लोग देखिए इसमें सबसे पहली जो चीज़ है गिवन में वो है E1 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट। ओके, EMF दो अलग अलग सेल्स की। इसके बाद पहला जो सेल है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर और दूसरे के लिए बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर की डायरेक्ट रीडिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। डायरेक्ट रीडिंग वाला जो फार्मूला हमारा है डायरेक्ट मेथड वो है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इज इक्वल टू, इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू है 1.5 अपॉन 2.0 इज इक्वल टू L1 125 अपॉन L2। ओके, फाइनल स्टेप आप L2 को इधर ला लो, ये नंबरों को उधर भेज दो, ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू 125 इंटू
ये नंबर इधर आकर उल्टे होना है, ये हो जाएगा 2.0 अपॉन 1.5। ओके, और अब लास्ट आखिरी इसमें हम इसके सिर्फ कैलकुलेशंस हमको करना है। तो यहाँ पर आप इसमें चलो आखिरी स्टेप में इसको देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, L2 इज़ इक्वल टू 125 इंटू, इसमें अगर आपने यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट को अगर कट कर दिया तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। ओके, तो इस तरह से जो नंबर हमको मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे 4/3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 125 टाइम्स 4, ये होना चाहिए 500 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब L2 इज़ इक्वल टू, बस आप 3 से इस नंबर को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 एक 3, यहाँ बचेंगे 2, 3 6 के 18, फिर 2, फिर 3 6 के 18 और उसके बाद ये 2 2 चलते रहेंगे, मतलब 6-7 सेंटीमीटर। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 167 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी हम ये इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं, L2 इज़ नियरली इक्वल टू 167 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सिंपल वे में इस तरह से कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रॉब्लम जो अब आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है, 2 बरकी खानों को मुसलसल तरतीब में कवापैमा के साथ जोड़ा गया और तवाज़ुनी लंबाई 200 सेंटीमीटर हासिल हुई। जब उनको मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा गया तब तवाज़ुनी लंबाई 150 सेंटीमीटर हो गई। अगर पहला बरकी खाना 2.0 वोल्ट का हो तो दूसरे बरकी खाने का EMF मालूम कीजिए। इंग्लिश में सवाल इस तरह से होगा, 2 cells are connected in series with the potentiometer and the balancing length obtained is 200 centimeter. When the 2 cells are connected in parallel combination, then the balancing length is found to be 150 centimeter. Okay. If the EMF of first cell is 2.0 volt, then find the EMF of second cell. देखिए इस तरह के प्रॉब्लम, ये एक्चुअली जमा और तफरीक का जो तरीका है, यानी सम एंड डिफरेंस मेथड वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं तो वो आप लोग देखो। सबसे पहले आप देखोगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यानी मुसलसल तरतीब के लिए या जमा की हालत के लिए बैलेंसिंग लेंथ यानी L1 वो आपको दी गई है 200 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मतलब तफरीक की हालत, तो उसके अंदर जो लंबाई है वो दी हुई है 150 सेंटीमीटर। 2 बरकी खाने हैं जिनमें से एक E1 जो है उसका वोल्टेज है 2.0 वोल्ट और दूसरा जो है वो आपको पता करना है। ओके, अब आप देखिए, क्योंकि हमको इसमें जमा और तफरीक यानी सम एंड डिफरेंस मेथड को यूज़ करना है, इसलिए ये चीज़ पहले गिवन हो गई। ओके, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम एंड डिफरेंस मेथड वाला। सम एंड डिफरेंस में फार्मूला था E1 बाई E2 इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ओके, अब याद रखो सम एंड डिफरेंस मेथड में हमेशा ऊपर सम आता है और नीचे डिफरेंस आता है। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। L1 वो है 200 प्लस 150 और अपॉन में आएगा 200 माइनस 150। अब इन दोनों को आप लोग देखो, ऊपर अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 350 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 50। 5 से ये 5 कट जाता, मतलब ये हो जाएगा 5 7 35। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ जो मिली वो ये है कि E1 बाई E2 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमको मालूम करना है E2, तो आप E2 को उधर शिफ्ट करो, 7 को इधर ला लो। इसका मतलब ये आ जाएगा E2 इज़ इक्वल टू E1 अपॉन 7। ओके, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो ये आ जाएगा E2 इज़ इक्वल टू E1 की वैल्यू आपको दी गई है 2.0 अपॉन 7। इसका मतलब E2 इज़ इक्वल टू आएगा, अब जाहिर है ये कटेगा तो नहीं, इसलिए 0 पॉइंट में आंसर आने वाला, तो 0 पॉइंट। अगर ये 21 होता तो 7 या 21, लेकिन अभी ये 2 का भाग जाने वाला है तो 7 दूनी 14, उसके बाद 6 बचे हैं, 6 ने 7 9 63, 7 8 8 का भाग जाएगा तो 0.28 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हम सम एंड डिफरेंस मेथड में अगर आपको
बैलेंसिंग लेंथ अगर दी जाए और किसी एक सेल का अगर ईएमएफ दिया जाए तो दूसरे सेल का ईएमएफ हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तीसरा और आखिरी जो प्रॉब्लम है वो हमारी बोर्ड की बुक में दिया गया है। ये सवाल कुछ इस तरह से है। 1.5 वोल्ट बरकी कवा वाले बरकी खाने के लिए खुले बरकी दौर में यानी ओपन सर्किट में तवाज़ुनी लंबाई 76.3 सेंटीमीटर हासिल हुई। जब बरकी खाने के साथ 9.5 ओहम मज़ाहमत को मुतवाज़ी अंदाज में जोड़ा गया तब तवाज़ुनी लंबाई 64.8 सेंटीमीटर हो गई। बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत मालूम कीजिए। ओके, ये सवाल इंग्लिश में कुछ इस तरह से है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल of EMF 1.5 volt, the balancing point in the open cell condition at is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter of the potentiometer wire. डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अब आप लोग देखिए ये सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं पहले उनको आप समझ लो। आप लोग देखो, ओपन सर्किट की तवाज़ुनी लंबाई, ओपन सर्किट का मतलब होता है जब बरकी खाना जो है उसके साथ में मज़ाहमत को जोड़ा गया ना हो। ओके, उसको ओपन सर्किट कहेंगे। तो ओपन सर्किट के लिए तवाज़ुनी लंबाई मतलब L1। तो L1 की जो कीमत है वो हमको दी गई है 76.3 सेंटीमीटर। ओके, और बाद में जब रेजिस्टेंस को उसके अंदर जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R उसकी वैल्यू है 9.5 ओहम। और इसके बाद जो तवाज़ुनी लंबाई है L2 वो कम हो गई है, वो हो गई है 64.8 सेंटीमीटर। और इस पर से हमारा टारगेट है कि उस बरकी खाने की इंटरनल रेजिस्टेंस यानी अंदरूनी मज़ाहमत क्या होगी। ओके, तो अब आप देखो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। एकदम सिंपल। सबसे पहले हम अंदरूनी मज़ाहमत का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। अंदरूनी मज़ाहमत का फार्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस का R इज़ इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1/L2 - 1। ओके, यह आ जाएगा स्मॉल r इज़ इक्वल टू 9.5। ओके, कैपिटल R की कीमत 9.5 दी गई है। L1 की कीमत है 76.3 और अपॉन में L2 उसकी कीमत दी गई है 64.8 - 1। ओके, और अब यह आ जाएगा स्मॉल r इज़ इक्वल टू, आप इन दो नंबरों को जब डिवाइड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 1 पॉइंट समथिंग में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। उस नंबर से आप 9.5 को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1.686 ओहम। ओके, तो बस ये कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर आप ध्यान दिए अगर तो आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम बन सकते हैं वो तमाम प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके कुछ बड़े टाइप के कुछ मुश्किल लेवल के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह उसको अगले किसी लेक्चर में हम लोग उसको ऐड करेंगे। चलिए, शुक्रिया। आज के इस लेक्चर में मतलब जो कुछ भी आज तक हुआ है इस चैप्टर का वो तमाम पार्ट मैंने एक लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक में वो तमाम नोट्स जो है वो डाल दिए हूँ और आप जो है वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस तरह से उसकी स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।